हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था, स्वर संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि पढ़ी थी, जिसमें हमने स्वर संधि में देखा था कि संधि किए हुए पद में अगर प्रथम पद है उसके बाद प्लस और द्वितीय पद है तो प्रथम पद के अंत में हो स्वर तथा द्वितीय पद के स्टार्टिंग में हो स्वर, तो हम दोनों को मिलाकर वहाँ कर देते हैं स्वर संधि। इसके बाद हमने सेकंड पढ़ी थी व्यंजन संधि कि व्यंजन में प्रथम पद के अंत में व्यंजन हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में व्यंजन हो, तो हम इन्हें मिलाकर कौन सी संधि करते हैं? व्यंजन संधि करते हैं। या फिर प्रथम पद के अंत में स्वर हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में व्यंजन हो, तब भी हम वहाँ करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तथा प्रथम पद के स्टार्टिंग में व्यंजन हो और द्वितीय पद के प्रथम पद के अंत में व्यंजन हो तथा द्वितीय पद के स्टार्टिंग में कोई स्वर हो, तब भी हमें वहाँ करनी होती है कौन सी संधि? व्यंजन संधि। मतलब स्वर संधि में जरूरी होता है कि संधि किए हुए पद में दोनों तरफ क्या हो? स्वर हो। मतलब प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के स्टार्टिंग में क्या हो? स्वर हो, तो वहाँ हमें करनी होती है स्वर संधि। तथा व्यंजन संधि में दोनों में से एक तरफ क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए और दोनों तरफ भी व्यंजन हो, तब भी हम करते हैं व्यंजन संधि। अब आज देखेंगे हम विसर्ग संधि के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, हमें वहाँ कौन सी संधि करनी होती है? विसर्ग संधि करनी होती है। जैसे विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो, विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन हो, वहाँ दोनों सिचुएशन में कौन सी संधि होती है? तो वहाँ होती है विसर्ग संधि। ठीक है। अब विसर्ग संधि को हम फिर से 11 सिचुएशन के द्वारा पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन कहती है हमें कि विसर्ग के बाद अगर तय या थ हो, मतलब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में या तो तय हो या थ हो, तो तय और थ का उच्चारण स्थान होता है दंत। दंत से उच्चारित होते हैं तय और थ, तो इसीलिए विसर्ग के स्थान पर हम कर देते हैं दंतीय सकार। विसर्ग के स्थान पर हो जाता है दंतीय सकार। तो ये है हमारी फर्स्ट सिचुएशन कि विसर्ग के बाद अगर तय या थ आए तो हमें विसर्ग के स्थान पर करना होता है दंतीय सकार। जैसे मनः धन ताप, तो यहाँ दोनों संधि विच्छेद पद में प्रथम पद के अंत में है विसर्ग, द्वितीय पद के अंत में है तय। तो विसर्ग के बाद तय हो या थ हो, हमें क्या करना होता है? विसर्ग के स्थान पर दंतीय सकार करना होता है, क्योंकि जो तय है और थ है ये भी कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत से। तो इस जगह हम विसर्ग की जगह कर देंगे दंतीय सकार, तो ये बनेगा मैं न से के सा आधा, इसके बाद जुड़ जाएगा ऐसे के ऐसे मनस ताप। हमारा शब्द बनता है मनस्ताप। एक और देखें, जैसे नी धन ताप, तो प्रथम पद के अंत में दिखा हमें विसर्ग तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में है तय, तो विसर्ग के बाद तय आए या थ आए, विसर्ग के स्थान पर हमें करना होता है दंतीय सकार। तो यहाँ हो जाएगा नी श के सा आधा, बाद में वैसे के वैसे, क्योंकि परिवर्तन किसमें किया? हमने केवल विसर्ग के अंदर परिवर्तन किया। अब इसके बाद सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन कहती है कि विसर्ग के बाद अगर च आए या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर हमें तालव्य शकार करना होता है। क्यों? क्योंकि च और छ है, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। जैसे नी धन चल, इसमें ये क्या है? प्रथम पद के अंत में है विसर्ग तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में है च।
तो विसर्ग के बाद अगर तय और थ आता तो हम विसर्ग को करते दंतीय सकार, लेकिन विसर्ग के बाद च और छ आए तो विसर्ग के स्थान पर हो जाता है तालव्य शकार, वो भी कैसा? आधा। तो नी विसर्ग के स्थान पर लिखेंगे श, कोई स्वर नहीं है इसमें मिलाने के लिए, इसलिए श रहा आधा और बाद का ऐसे के ऐसे। तो हमारा शब्द बना निश्चल। निश्चल जैसे नेक्स्ट नी धन छल, इसमें भी यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद है छ, तो विसर्ग के बाद च आए या छ आए, हमें विसर्ग के स्थान पर करना होता है तालव्य शकार। तो नी श के साथ आधा, तो ये बन गया हमारा निश्चल। तो इस तरह से निश्चल और निश्चल, इसमें क्या है? विसर्ग के बाद च छ है, इसलिए हमने विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार कर दिया, तो ये बन गया हमारा निश्चल एंड निश्चल। थर्ड सिचुएशन है कि विसर्ग के बाद अगर त आए या थ आए तो हमें विसर्ग के स्थान पर करना होता है मूर्धन्य सकार, क्योंकि त और ठ का जो उच्चारण स्थान है वो भी क्या होता है? मूर्धन्य, मूर्धा। जैसे धनु, धन, टंकार। इधर प्रथम पद के अंत में है विसर्ग, द्वितीय पद के स्टार्टिंग में है त, तो विसर्ग के बाद त छ आता तो विसर्ग को हम दंतीय सकार में बदलते, विसर्ग के बाद च छ आता तो विसर्ग को हम तालव्य शकार में बदलते, लेकिन विसर्ग के बाद त ठ आया तो विसर्ग को हम किस में बदल देंगे? मूर्धन्य शकार में। तो विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा मूर्धन्य शकार, वो भी कैसा? आधा। तो इधर है धनु, विसर्ग के स्थान पर हो गया श, कोई बाद में मिलाने के लिए स्वर नहीं है तो ये श रहेगा आधा, टंकार ऐसे के ऐसे। तो हमारा शब्द बना धनुष टंकार। ठीक है, ये हुई 3 सिचुएशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें। कि विसर्ग के बाद अगर दंतीय सकार आए, विसर्ग के बाद दंतीय सकार आए, चाहे मूर्धन्य शकार आए, मूर्धन्य शकार आए, चाहे तालव्य शकार आए, तो विसर्ग के स्थान पर हमें इन्हीं को रखना होता है। जैसे विसर्ग के बाद अगर दंतीय सकार है तो विसर्ग का दंतीय सकार भी होता है और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रहता है। जैसे नी धन संदेह, यहाँ है प्रथम पद के अंत में विसर्ग और बाद में है दंतीय सकार। तो विसर्ग के बाद अगर दंतीय सकार आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रहता है और दंतीय सकार भी होता है। जैसे विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रखेंगे तो ये बनेगा निसंदेह, और अगर हम विसर्ग के स्थान पर इसके बाद जो जैसा सा है वैसा ही करेंगे तो ये बनेगा निस्संदेह। तो ये दोनों ही पद हमारे सही होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, जैसे मूर्धन्य शकार आए चाहे तालव्य शकार आए, जैसे हरि धन शेते, विसर्ग इसके बाद है तालव्य शकार, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रहेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद अगर श आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रहता है तथा ये वाले स भी रहते हैं। तो यहाँ पहले हम विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहने देंगे, तो एक बनेगा हरि शेते और एक बनेगा हरीश शेते। ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे? हमारे राइट होंगे। अब इसके बाद देखें, हम दंतीय सकार आए तो हमने दंतीय सकार किया और विसर्ग किया, मूर्धन्य शकार आएगा तो भी हम मूर्धन्य शकार करेंगे तथा विसर्ग रखेंगे। अब जैसे नेक्स्ट है दु धन शासन, पहले हमने दंतीय शकार का देख लिया, इसके बाद हमने तालव्य शकार का देखा, ये भी है तालव्य शकार। तो तालव्य शकार में पहले तो एक बार तो ये विसर्ग का विसर्ग, तो दुशासन, और एक बनेगा बाद वाले श का वैसे के वैसे दुशासन। हमारा शब्द बना दुशासन। तो ये तीनों हो गए इसके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखी जाए।
अब नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कि विसर्ग के बाद अगर क, ख, प, फ आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। विसर्ग के बाद अगर क, ख या प, फ आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। जैसे रज है, धन, कर्ण। विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो हम विसर्ग को विसर्ग ही रखेंगे, तो ये बनेगा रज है, कर्ण। एक और देखें, पय है, धन, पान। विसर्ग के बाद प आए या फ आए तब भी हमें क्या रखना है, विसर्ग को विसर्ग ही रहने देना है, तो ये बनेगा पय है, पान। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है हमें कि विसर्ग से पहले ई हो तथा बाद में ऊ हो, उसके बाद विसर्ग हो, मतलब विसर्ग से पहले ई हो, ऊ हो, फिर विसर्ग और द्वितीय पद के स्टार्टिंग में क, ख, प, फ हो, तो हम इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार कर देते हैं। अगर विसर्ग के बाद केवल क, ख, प, फ हो तो विसर्ग को विसर्ग रहने देना है, लेकिन विसर्ग के पहले अगर ई आ जाए या ऊ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर हमें मूर्धन्य शकार कर देना होता है। जैसे दू, धन, कर। विसर्ग के बाद क है तो हम विसर्ग को विसर्ग रहने दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या है, ई या ऊ हो, तो इसमें क्या है, ऊ है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर हम कर देंगे मूर्धन्य शकार। तो ये बन जाएगा दू, श, क, र। ये बन जाएगा हमारा शब्द दुष्कर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आवी, धन, कार। इसमें भी विसर्ग के बाद क है तो हम विसर्ग को विसर्ग रहने दे सकते हैं, लेकिन विसर्ग के पहले ई और ऊ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर हमें मूर्धन्य शकार करना होता है। तो यहाँ पर आ, वी, विसर्ग के स्थान पर श के साथ आधा, ये बना आविष्कार। इसमें विसर्ग के पहले क्या था, ए था, लेकिन ये वाला जो नियम है ये कहता है कि विसर्ग के पहले ई और ऊ का होना जरूरी है। ठीक है, ये हुई हमारी 6 सिचुएशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें हम, सेवंथ नंबर। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है कि प्रथम पद के अंत में ए हो तथा उसके बाद विसर्ग हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ए हो तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया जाता है तथा इस ए के स्थान पर ये अवग्रह वाला चिन्ह बना दिया जाता है जो एस जैसा दिखता है। ठीक है, एक ए विसर्ग ए हो तो विसर्ग के स्थान पर हमें पहले ओ करना है और जो द्वितीय पद के प्रारंभ में ए है उसके स्थान पर हमें कर देना होता है अवग्रह का निशान। जैसे बालक है, धन, अस्ति। बालक है, धन, अस्ति। तो विसर्ग के पहले क्या है, ए है, उसके बाद विसर्ग है तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ए है, तो हमारी सिचुएशन नंबर 7। तो विसर्ग के स्थान पर हमें करना है ओ, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर नहीं, ए और विसर्ग दोनों के स्थान पर। ठीक है, और तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में जो ए है उसके स्थान पर इस तरह से निशान बनाना है अवग्रह का। तो ये बनेगा बा, ले, के सा आधा, उसमें मिल गया ओ क्योंकि ए और विसर्ग के स्थान पर हुआ है, तो बाल को और ए हो गया ये वाला। नेक्स्ट बाल को अस्ति, हमारा शब्द बना बाल को अस्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन की अगर बात करें तो सिचुएशन नंबर 8 कि विसर्ग के बाद ए, विसर्ग प्लस ए हो गया हमारा। अब बचा ये, रे, ले, वे, है, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए तब भी हम विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। मतलब ओ दो जगह करना है, या तो ए विसर्ग ए आ जाए तो हमें ओ करना है, या फिर ए विसर्ग ये, रे, ले, वे, है आ जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए तो वहां भी हमें क्या करना होता है, ओ कर देना होता है। जैसे
मनः धन रथ, मनः धन रथ। तो प्लस के इधर क्या है, ए के आगे विसर्ग है, उसके बाद क्या है, र है, तो र इसमें आ रहा है, तो इस विसर्ग को और ए को दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। तो मैं नो लग गया इसके आगे, मनो, आगे का ऐसे के ऐसे शब्द बना हमारा मनोरथ। नेक्स्ट देखें, जैसे तपः धन भूमि, तपः धन भूमि, यहाँ भी क्या है, पै के अंदर ए है, उसमें विसर्ग है, इधर आया भय, भय मतलब पै फे बै भय, पै वर्ग का चौथा वर्ण। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, विसर्ग और ए की जगह भी हम क्या कर सकते हैं, ओ कर देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ जाए तो हम उस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। तो ये तय पो बना, बाद में ऐसे कैसे तपो भूमि, शब्द बना हमारा तपो भूमि। ठीक है, ये हुई सिचुएशन नंबर 8। अब अगर सिचुएशन नंबर 9 की हम बात करें तो ये कहती है कि ए, अभी तक हमने पढ़ा था ए के बाद विसर्ग है और उसके बाद ये, लेकिन अब नेक्स्ट कहती है कि इधर विसर्ग के पहले ए या आ नहीं होना चाहिए, मतलब ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, उसके बाद ये ल व है तथा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर हम र कर देते हैं। जैसे ए या आ के अलावा कोई स्वर हो तथा बाद में ये व ल है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यहाँ विसर्ग। ठीक है, तो इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, र कर देते हैं। जैसे नी धन दय, नी धन दय, विसर्ग के पहले क्या है, ए या आ के अलावा कोई स्वर है, उसके बाद क्या है, द है। अगर यहाँ ए होता, ए विसर्ग द होता तो हम क्या करते, ओ करते, क्योंकि द क्या है, तैत है, द तीसरा वर्ण है, इसलिए क्या कर रहा था, ओ करते। लेकिन इधर क्या है, ए या आ के अलावा कोई और स्वर है तो हम इस विसर्ग के स्थान पर कर देंगे र, और र भी कैसा, हलंत। तो ये बना नी र आधा द ये, इसको हम लिख सकते हैं र आधा है तो ये द के ऊपर गया, शब्द बना निर्दय। जैसे दू धन दशा, दू धन दशा, विसर्ग के पहले क्या है, इसमें भी विसर्ग के पहले ए नहीं है, आ नहीं है, विसर्ग के पहले है ऊ, तो और उसके बाद है द, मतलब तै थे द, तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर भी र हो जाएगा। तो ये बनेगा दू र आधा दशा, जिसे हम लिखते हैं र आधा, इसलिए ऊपर चल जाएगा, शब्द बनेगा दुर्दशा, शब्द बना हमारा दुर्दशा। नेक्स्ट देखा जाए, जैसे नी धन आशा, नी धन आशा, इसमें स्वर भी हो, इसमें स्वर भी ऐड होंगे, है ना, ये व ल, सॉरी ये वाला। तो इधर क्या है, ई है तथा उधर क्या है, आ है। तो ये देखा था हमने, ए या आ के अलावा कोई स्वर हो, विसर्ग हो, उसके बाद ये व लह हो तथा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और स्वर हो, कौन सा भी कोई स्वर हो, तब भी हम इस विसर्ग को क्या कर देते हैं, र कर देते हैं। तो नी र आ शा, इसे हम लिखेंगे नी रा शा। ठीक है, ये हुई हमारी कौन सी, रत्व वाली संधि। इसके बाद हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसमें हमने छोड़ा था किसको, रे को, तो वो अब हम लेते हैं। ये इसी तरह ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या हो, र हो, तो हमें इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना होता है, हमें इस विसर्ग के स्थान पर
लोप करना होता है, मतलब इस विसर्ग को हटा देना होता है तथा इधर जो भी स्वर है उसे हमें क्या कर देना होता है, बड़ा अर्थात दीर्घ बना देना होता है। जैसे नी विसर्ग रौ, नी विसर्ग रौ, तो विसर्ग के बाद क्या है, र है, तो विसर्ग को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, मतलब लोप कर देंगे तथा इधर जो स्वर है उसे बड़ा कर देंगे, तो न के में लगे ई की मात्रा हुई बड़ी, ये बना हमारा नीरव। इस तरह से हुई हमारी सिचुएशन नंबर 10। नेक्स्ट और देखें तो नी धन रस, इसमें भी विसर्ग के बाद क्या है, र है तथा इधर ए या आ के अलावा कोई अन्य स्वर है, तो इसको कर देंगे बड़ा, विसर्ग को हटा देंगे, शब्द बनेगा नीरस और नीरव। ठीक है, अब लास्ट हमारी सिचुएशन नंबर 11। सिचुएशन नंबर 11 हमें बताती है कि इधर देखो हमने ए ले लिया, इधर ए या आ के अलावा कोई स्वर ले लिया। अब अगर ए विसर्ग कोई अन्य स्वर हो, जैसे ए विसर्ग ए के अलावा अन्य स्वर आए, ए के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो हमें विसर्ग का लोप कर देना होता है, मतलब विसर्ग को हटा देना होता है। जैसे अतः धन एव, इधर क्या है, ए है, उसके बाद विसर्ग है, इसके बाद क्या है, ए है। अगर ए विसर्ग ए होता तो हम विसर्ग के स्थान पर ओ करते, ए विसर्ग येरे लेवे या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता तब भी हम विसर्ग को ए करते, लेकिन ए विसर्ग कोई अन्य स्वर अगर आ जाए तो विसर्ग का हमें लोप कर देना होता है, तो ये बनता है अतु एव, शब्द बना हमारा अतु एव। ये हुई हमारी विसर्ग संधि। एक बार फिर से हम देखते हैं, अगर हम अब इसे और शॉर्ट में पढ़ें तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके अंदर व्यंजन और स्वरों को रखना है। जैसे सबसे पहले व्यंजन में आता है कैवर, कै, ख, ग, घ और ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, अगर सबसे पहले विसर्ग के बाद अगर कैख है और पैफ आ जाए तो हमें विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहने देना होता है। कैख है और पैफ है अगर विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग को विसर्ग रखना है, लेकिन विसर्ग के पहले ई और उ आ जाए फिर कैखे पैफे हो तो विसर्ग के स्थान पर हमें मूर्धन्य शकार करना होता है। ये हुआ कैखे और पैफे का नियम। इसके बाद ये बीच के तीनों च आए, तैठ आए, तैथ आए तो विसर्ग के स्थान पर हमें श कर देना होता है। अब श कौन सा, च क्या है, तालव्य है, तो यहाँ पे इसके साथ होगा तालव्य सकार। तैठ है मूर्धन्य है तो यहाँ होगा मूर्धन्य शकार। तैथ है दंतीय है तो ये विसर्ग के स्थान पर होगा दंतीय सकार। ये हुए हमारे पहले और दूसरे वर्ण के नियम। इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा नियम किया आता है, तो ए विसर्ग ए हो, विसर्ग के पहले ए हो, फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग को हम ओ कर देते हैं, लेकिन ए के अलावा अन्य स्वर हो, फिर ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग को हम र कर देते हैं। ये हुआ हमारा स्पर्शी व्यंजन से रिलेटेड विसर्ग संधि के नियम। इसके बाद अगर हम बात करें येरे लेवे और शह की, तो विसर्ग के बाद अगर श हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी होता है और विसर्ग के स्थान पर ये वाले श भी हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग। अब बात आती है येरे लेवे की, ये रे ले वे, ठीक है। ये हुए स्पर्शी, ये हुए अंतिस्थ और ये हुए ऊष्म व्यंजन। तो अंतिस्थ व्यंजनों की बात करें कि विसर्ग के बाद अगर अंतिस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग को ओ करना है, कब, जब पहले ए हो,
और अगर विसर्ग के बाद यही अंत्यस्थ व्यंजन हो लेकिन ए के अलावा या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग को कर देना होता है र। तो ये हुई पूरी व्यंजन से रिलेटेड हमारी विसर्ग संधि। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।